जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में हमारा जो चल रहा था वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि एवं विकास में हम विकास की अवस्थाओं को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो विकास के जो सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांत को। विकास के सिद्धांत, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत को। विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का जिससे कि क्या हो, आपको जो इसकी पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज है हमारी, तो उसके क्या आपको पीडीएफ मिलती रहे, ठीक है। तो शुरुआत जब टॉपिक किस लेकर चलते हैं कि विकास का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत जो है, विकास कई तरीके से होता है, ठीक है। विकास जो है कई तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं निरंतरता का सिद्धांत। सबसे पहले हम जानते हैं निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। ये विकास में निरंतरता का सिद्धांत एक नाम से आता है। ये पूछा जाता है कि निरंतरता का सिद्धांत जो है किसका सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत कि क्या है। तो इस के अनुसार विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार निरंतर विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है कभी नहीं रुकता, विकास जो है लगातार होता रहता है। इसलिए इसे काय का सिद्धांत कहा गया, निरंतरता का सिद्धांत कहा गया है, ठीक है। दूसरा एक हमारा इसी का सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है, का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या है कि इसके अनुसार बालकों का विकास, जो बालकों का विकास है और उनकी वृद्धि है, तो वो विकास और वृद्धि उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप होती है। जो इसके अनुसार क्या है, जो बालकों में विकास और वृद्धि जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि दो व्यक्ति कभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये किसका सिद्धांत पर आता है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि बालकों का विकास और वृद्धि, बालकों के विकास एवं वृद्धि उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं क्या है, बालकों के विकास एवं वृद्धि क्या है, उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। एक किसके अंतर्गत होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से। तीसरा हमारा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। इसे तीसरा हमारा है समान
प्रतिमान का सिद्धांत, प्रतिमान का सिद्धांत। देखो समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसे एक और सिद्धांत को कहते हैं एक रूपता का सिद्धांत। इसे एक रूपता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे एक रूपता का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एक रूपता का भी सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विकास में व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं। विकास जो होता है इसमें क्या होता है? व्यक्तित्व अंतर पाए जाते हैं। पाए जाने पर भी विकास का क्रम में एक रूपता दिखती है। ठीक है, लेकिन व्यक्तित्व अंतर है किसी बालक में, व्यक्तित्व का अगर अंतर है किसी बालक में, तब भी विकास क्या है? एक निरंतर जो विकास का जो क्रम है एक उसी रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि विकास में विकास में व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। विकास में व्यक्तित्व अंतर पाया जाता है, लेकिन विकास जो है, लेकिन विकास एक रूपता क्रम में चलता है। कोई कितना भी अंतर हो बालक में, कितना भी एक बालक दूसरे बालक से कितना भी भिन्न हो क्यों ना हो, लेकिन उसके जो विकास का क्रम है वो वही होगा। उसके जो विकास का क्रम है वह वही होगा। उसमें एक रूपता देखने को मिलती है। जैसे संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास सिर से पैर की ओर होता है। जैसे संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। सिर से पैर की तरफ होता है। सिर से पैर की तरफ होता है। संपूर्ण मानव जाति का जो होता है वो क्या होता है? जो सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, जैसे कोई भी मनुष्य हो, चाहे वह कैसा भी हो, तो उसका जो विकास कैसा होगा? सिर से पैर की तरफ ये होता ही होता है। ठीक है, फिर एक आता है एक हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक हमारा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। 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 तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जैसे नवजात शिशु होता है। नवजात शिशु के रोने पर उसके सभी अंग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। जो नवजात शिशु होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर वो रोता है तो उस समय क्या होता है? उसके सारे अंग जैसे हाथ, पैर, मुंह, आंखें, नाक, जो भी होता है सारे अंग क्या करते हैं? समान रूप से मतलब भाग लेते हैं। सभी अंग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। परंतु बाद में जब वृद्धि और विकास में क्या होता है? जो इनका विकास बढ़ता है, बाद में इन्हें क्या होता है? वृद्धि और विकास जब बढ़ती है, ठीक है, तो एक क्रिया आँखों से और फिर वाक तंत्र तक सीमित रह जाती है। तो क्या होता है? जैसे नवजात शिशु जब रोता है तो वह अपने सभी अंगों का
प्रदर्शन करता है, ठीक है, प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन करता है। जब नवजात शिशु होता है, जब कोई भी काम करेगा, वो जो नवजात शिशु क्या करेगा, कोई भी काम करेगा, वो क्या करेगा, ज़्यादातर सारे अपने अंगों का प्रयोग करता है, सारे अंगों का प्रयोग करता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है और उसमें विकास होता है, तो क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसमें वृद्धि और विकास होता है, वृद्धि और विकास होता है, वृद्धि और विकास होता है। तो ये क्रिया जो होती है उसे ये रोने की क्रिया है, ये क्रिया उसके आँखों से वक्र तंत्र तक आ जाती है। वक्र तंत्र मतलब मुंह से बोलना शुरू कर देता है, बाक तंत्र तक सीमित रह जाती है। बाक लिखो, बाक तंत्र तक सीमित रह जाती है, सीमित रह जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होता है कि मनुष्य में वृद्धि होती है, जैसे जैसे मनुष्य में का विकास होता है, तो क्या होता है, यही क्रिया उसके आंखों तथा बाक तंत्र तक ही सीमित रह जाती है। तो एक कौन सा सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट ओर। ये सामान्य से विशिष्ट ओर, यानी शिशु जब होता है तो शुरू से क्या करता है, वो रोना जब वो रोता है तो वो क्या करता है कि अपने सभी अंगों का उपयोग करता है, और धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि उसका वो जो क्रिया है वो आंखों से लेकर बाक तंत्र तक ही सीमित हो जाती है। फिर आता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत तो क्या है, एकीकरण का जो सिद्धांत है, बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। देखो एकीकरण का सिद्धांत, इसमें क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। तो बालक पहले क्या करता है, एकीकरण का सिद्धांत, तो बालक क्या करता है, पहले अपने संपूर्ण अंगों को, ठीक है, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। इसमें क्या करता है, बालक अपने अंगों को फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। बालक क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, अपने अंगों को चलाता है, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। विकास की यह प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। मतलब क्या करता है, बालक अपने अंगों को चलाएगा, फिर अंगों के भागों को चलाएगा, तो ये जो प्रक्रिया होगी, विकास की ये प्रक्रिया जो होगी वो क्या कहलाती है, एकीकरण कहलाती है। विकास की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एकीकरण कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारा सिद्धांत है, इसका नेक्स्ट हमारा एक सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है कि विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं। यानी परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है वो हमारा क्या है कि विकास के जो प्रत्येक आयाम होते हैं, विकास के जो प्रत्येक आयाम होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। जैसे होता है कि शारीरिक, मानसिक, जो शारीरिक होता है वो मतलब शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, ये क्या होता है, वो एक दूसरे से
क्या करते हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। यदि विकास का एक पक्ष अगर प्रभावित हो जाए तो वो विकास के अन्य शाखाओं को प्रभावित कर देता है। अगर विकास का कोई भी एक पक्ष प्रभावित हो जाता है तो क्या उसका असर क्या पड़ता है, वो विकास के और भी आयाम, विकास के और भी अंगों को प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। फिर आता है हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत। फिर आता है हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या है? तो पूर्वानुमान का सिद्धांत है कि विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि विकास किस दिशा में जाएगा। विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि विकास किस दिशा में जाएगा। जैसे बालक होता है तो बालक क्या करता है, छोटे से जब बालक छोटा होता है तभी से हमें पता चल जाता है कि बालक कैसा बनेगा, बालक में क्या होगा, बालक की बुद्धि कैसी होगी। तो इसे क्या करते हैं कि हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। उसे देखकर हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि बालक हमारा इंटेलिजेंट होगा, कि बालक हमारा मध्यम होगा, औसत होगा, एवरेज में होगा, यानी जो भी होगा उसकी हम बालक के देखकर, बालक के विकास को देखकर हम उसका वृद्धि को देखकर उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्वानुमान सिद्धांत। ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्वानुमान सिद्धांत। फिर आता है वर्तुलाकार बनाम रेखीय गति, वर्तुलाकार तथा रेखीय गति। तो विकास सीधा ना बढ़ते हुए पीछे हटकर बालकों को परिपक्व व स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा विकास के सिद्धांत, ये थे हमारे विकास के सिद्धांत। ठीक है, अब एक इसी में आता है कि जो विकास है, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। तो आप लोग क्या करें, इसे जो हम पढ़ा रहे हैं इसे आप नोट करते रहा करें, इसे आप क्या करें, नोट करते रहा करें, जिससे कि क्या हो, आप इसे आप नोट करते रहा करें, जिससे कि क्या हो कि आपका एक अच्छा सा नोट तैयार हो जाएगा और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ठीक है, तो आप जब इसे लिखते रहेंगे, हमारे साथ पढ़ते रहेंगे, तो आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है? विकास की दिशा को दो भागों में बांटा गया है। विकास की दिशा को दो भागों में बांटा गया है, हम आपको बताएंगे। विकास की दिशा को दो भागों में बांटा गया है, विकास की दिशा का सिद्धांत। चलो ये भी था, तो विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास की जो दिशा का सिद्धांत है इसे क्या करते हैं, दो भागों में बांटा गया है। विकास की दिशा का जो सिद्धांत है उसे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में इसे बांटा गया है। तो पहली जो भाग है उसे हम कहते हैं मस्तकाधोमुखी, मस्तकाधोमुखी। ठीक है, और दूसरा हमारा है समीप दूरमुखी। ठीक है, समीप दूरमुखी, समीप दूरमुखी, समीप दूरमुखी और मस्तिका दोमुखी। तो ये क्या होता है कि ये जो सिद्धांत है इससे क्या होता है कि जो विकास है इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं जो विकास है वो सिर से पैरों की तरफ एक निश्चित दिशा में चलता है। इसमें क्या होता है, जो विकास है वो सिर से पैरों की तरफ एक निश्चित दिशा में चलता है, एक निश्चित दिशा में चलता है, निश्चित दिशा में चलता है।
एक निश्चित दिशा में चलता है। विकास कैसे चलता है? वो सिर से पैरों की तरफ चलता है और कैसे चलता है? एक निश्चित दिशा में चलता है। जैसे हम कहते हैं बालक अपने पहले क्या करता है? बालक क्या करता है? अपने सिर को नियंत्रित करना सीखता है। बालक सबसे पहले क्या करता है? अपने सिर को नियंत्रित करना सीखता है। जैसे बालक क्या करता है? सबसे पहले अपना सिर को नियंत्रित करता है, सिर को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। बालक सबसे पहले अपने क्या करता है? सिर को नियंत्रित करता है। तो और फिर क्या करता है? फिर हाथों को नियंत्रित करता है, अंत में पैरों को नियंत्रित करता है। सबसे पहले सिर को, फिर हाथ को, फिर पैरों को नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर क्या करता है? पैरों को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो ये क्या है? विकास कैसा है? एक निश्चित दिशा में चलेगा। कोई भी बालक हो तो वो क्या करेगा? पहले सिर को ही नियंत्रित करेगा, फिर हाथ को करेगा, फिर पैर को करने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? मस्तिका धोमुखी। ठीक है, दूसरा हमारा समीप दुर्मुखी। तो इसमें विकास शरीर जो होता है, इसमें जो विकास शरीर के केंद्र से प्रारंभ होकर बाहर की ओर होता है। इसमें जो विकास होता है शरीर के केंद्र से होकर बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। क्या है? समीपमुखी में क्या है कि शरीर के केंद्र से होकर जो विकास होता है बाहर की ओर होता है। इसमें जो विकास होता है शरीर के केंद्र से प्रारंभ होता है और बाहर की ओर होता है। तो इसमें पहले बालक क्या करता है? सबसे पहले बालक रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? इसमें रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, हड्डी का सबसे पहले विकास होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर अंगों का विकास होता है, अंत में अंगों का भागों का। पहले रीढ़ की हड्डी का होता है, फिर अंगों का होता है, अंगों का विकास होता है, फिर अंगों के भागों का विकास होता है। ठीक है, अंगों के भागों का विकास होता है। तो इसे हम कहते हैं समीप दुर्मुखी। ठीक है, समीप दुर्मुखी। ठीक है, तो विकास की दिशा का सिद्धांत दो भागों में बांटा गया है, मस्तिका गोमुखी और समीप दुर्मुखी। मस्तिका गोमुखी क्या है? शरीर से पैरों की तरफ एक निश्चित दिशा में चलता है। जैसे सबसे पहले सिर पर नियंत्रण करना सीखता है बालक, फिर हाथों पर, फिर पैरों पर। वहीं पर क्या जो समीप दुर्मुखी है तो वो शरीर के केंद्र से होकर बाहर की ओर होता है विकास। ठीक है, जैसे रीढ़ की पहले हड्डी का विकास होता है, फिर अंगों का होता है, फिर अंगों के भागों का इसमें विकास होता है। ठीक है, अंगों के भागों का क्या होता है? विकास होता है। फिर आता है हमारा विकास के जो है आयाम, तो विकास के जो आयाम हैं वो सबसे पहले एक है हमारा शारीरिक विकास। सबसे पहले एक है हमारा शारीरिक विकास। जैसे लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना। ठीक है, फिर आता है हमारा मानसिक संज्ञात्मक विकास, जैसे किसी बात से संज्ञान लेना, किसी बात को बताना। फिर आता है एक हमारा भावनात्मक संवेगात्मक विकास, फिर भाषागत विकास आता है, फिर सामाजिक विकास आता है, फिर क्रियात्मक विकास आता है। ठीक है, तो ये था जो क्रियात्मक विकास है, वो क्रियात्मक विकास दो प्रकार से होता है। जो क्रियात्मक विकास है, यानी क्रियात्मक विकास क्या होता है? मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र आदि का जो ये विकास मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र के संयोजन का कार्य करता है। जो क्रियात्मक विकास है तो वो क्या करता है? वो संयोजन का कार्य करता है। किसके? मांसपेशियों एवं तंत्रिका तंत्र का। मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के किसका कार्य करता है? संयोजन का कार्य करता है। जो क्रियात्मक विकास है वो क्या होता है? ये मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के संयोजन का कार्य करता है, और ये दो प्रकार से होता है। एक कैसे प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। तो ये दो प्रकार कौन से? स्थूल पेशी अवस्था होती है और दूसरी होती है सूक्ष्म पेशी अवस्था। तो स्थूल पेशी अवस्था जिसे होती है, जिसमें कहते हैं बड़ी पेशियों के उपयोग किए गए कार्य, जो बड़ी पेशियों के उपयोग से कार्य किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थूल पेशीय
अवस्था। तो जैसे चलना, भागना, कूदना, चलना, भागना और कूदना, ये जो कार्य होते हैं ये बड़ी पेशियों से किए जाते हैं। फिर आता है सूक्ष्म पेशी अवस्था। तो सूक्ष्म पेशी अवस्था क्या आती है? छोटी पेशियों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जैसे लिखना, लिखते हैं खाली हाथों चलाने पड़ते हैं, लिखना, ब्लॉक बनाना, अंगुलियों की सहायता से किसी भी और कार्य करना, अंगुलियों की सहायता से कोई भी और कार्य करना। ठीक है, तो ये था हमारा विकास के आयाम। देखो विकास के आयाम आप इधर नोट कर लिया, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो से। ओके ठीक है, अब आता है विकास के आयाम। विकास के आयाम, विकास के आयाम। ठीक है, तो विकास के जो आयाम हैं, विकास के जो आयाम हैं, हमने क्या बताया अभी आपको? विकास के जो आयाम हैं वो शारीरिक विकास जैसे होता है। ठीक है, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास जानते हो क्या होता है? शारीरिक विकास जैसे लंबाई का बढ़ना, लंबाई, भार। ठीक है, जैसे लंबाई, भार आदि के जैसे बढ़ना होता है, तो वो किस में आता है? हमारा शारीरिक विकास में। फिर आता है हमारा मानसिक संज्ञानात्मक विकास, फिर आता है हमारा मानसिक संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, जैसे मतलब किसी की क्या करना है? संज्ञा लेना है, संज्ञान लेना है। संज्ञान मतलब बातों को सुनना है। ठीक है, बातों को सुनना है। फिर आता है हमारा भावात्मक और संवेगानात्मक विकास। फिर आता है हमारा भावानात्मक और संवेगानात्मक, संवेगानात्मक विकास। ठीक है, संवेगानात्मक विकास। फिर आता है हमारा भाषागत विकास, यानी भाषा हम बोलना सीखते हैं, भाषागत विकास, भाषागत विकास, भाषा को हम बोलना सीख लेते हैं। फिर आता है हमारा सामाजिक विकास, जब भाषा को बोलना सीखते हैं फिर हमारा सामाजिक विकास शुरू हो जाता है, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। और सामाजिक विकास के बाद क्या आता है? हमारा क्रियात्मक विकास। क्या आता है? हमारा क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास क्या होता है? क्रियात्मक विकास दो प्रकार से होता है। क्रियात्मक जो विकास है वो हमारा कैसे है? दो प्रकार से विकास होता है। और जो क्रियात्मक विकास होता है इसे क्या क्या कहते हैं कि मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र से, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के संयोजन से जो कार्य होता है, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के संयोजन से। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के संयोजन से जो कार्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक विकास कहते हैं। उसे वो किसके अंतर्गत आता है? क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास दो प्रकार से होता है। एक होता है स्थूल पेशी अवस्था, स्थूल पेशी अवस्था, स्थूल पेशी अवस्था, और दूसरी होती है हमारी सूक्ष्म पेशी अवस्था, सूक्ष्म पेशी अवस्था। तो स्थूल पेशी अवस्था क्या होती है? जब मांसपेशियों द्वारा बड़ा काम किया जाता है तो वो स्थूल पेशी अवस्था में आता है, जैसे चलना, कूदना, दौड़ना, ठीक है, भागना। तो ये किस में आता है? स्थूल पेशी अवस्था। सूक्ष्म पेशी अवस्था में क्या आता है? जो अंगुलियों से छोटा मोटा काम किया जाता है, जिन पेशियों से छोटा काम किया जाता है। ठीक है, तो जैसे लिखना है, ठीक है, जैसे लिखना है, अंगुलियों के की सहायता से कोई भी जब कार्य करते हैं तो हमारा किस में आता है? सूक्ष्म पेशी अवस्था में आता है। तो ये था हमारा विकास, वृद्धि और विकास। ठीक है, यहीं पर ये हमारा जो टॉपिक है वृद्धि एवं विकास यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे जो चैनल की क्लासेस हैं सारी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। इनका कोई भी आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। तो
और इसमें आप अगर हम जो इसमें जाएंगे डिस्कशन में, आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो उसकी सारी PDF, उसमें जो टेक्स्ट बुक होती है सारी, वो आपको वहाँ से मिलेगी। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल RVS स्टडी क्लासेस, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस हैं।